तो वी आर स्टार्टिंग विद द अप्पा। अप्पा की स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे एडवांस में कोई एग्रीमेंट करना है तो वो नाम ही चीख चीख के बोल रहा है कि मैं एडवांस प्राइसिंग का एग्रीमेट हूँ, कि मैं ही बता दूंगा कि व्हाट वुड बी आवर आर्म लेंथ प्राइस और आई विल टेल यू द मैनर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है। सेकेंड चीज, मैम एनीवन कैन एंटर इनटू दिस अप्पा? नो, यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही यू कैन से कि अप्पा कुड बी एंटर्ड। ठीक है। मैम थर्ड पॉइंट, I want to enter into APA. What is the maximum tenure for which I can enter into APA? Maximum is 5 consecutive years. मैम 6th ईयर फॉरवर्ड जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते मैम। पीछे के ईयर्स जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, इन 2023 आई अप्लाई फॉर अप्पा, बट मुझे 2022 का एंटर करना है क्या, ये अप्पा वाला एग्रीमेंट। आई वांट 2021 का, 2020 का, 2019 का, क्या वो पॉसिबल है? यस, इट कुड बी पॉसिबल, बट उसे बोलते हैं रोल बैक प्रोविजन। ठीक है, डन। ठीक है। अब मैम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने अप्पा एंटर कर लिया, आज बैठी सीबीडीटी, एसएससी बैठा, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे, तीनों ने बैठ के डिसाइड कर लिया करेंगे रोल बैक, अप्पा के प्रोविजंस में एंटर करेंगे, अप्पा का एग्रीमेंट साइन हो गया। मैम लॉ चेंज हो गया। अब क्या, 5 इयर्स आपने तो बोला था कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए आप एंटर कर सकते हो। कुछ केसेस में 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डिपेंड, क्योंकि मैक्सिमम 5 इयर्स है, मिनिमम तो आपका 1 से स्टार्ट हो सकता है। मैम आई हैव एंटर्ड फॉर 5 इयर्स, मैंने तो 5 इयर्स के लिए एंट्री मारी, बट वंस आई एंटर इनटू 5 ईयर, पता है मैम प्रॉब्लम क्या हुई? क्या प्रॉब्लम हुई? द लॉ, जो मेरे ट्रांजेक्शन पे लॉ रहता था ना, वो लॉ ही चेंज हो गया। अब वो इफेक्टिव कहाँ है? नाउ दैट प्राइसिंग एग्रीमेंट इज नॉट इफेक्टिव। तो ड्यू टू चेंज इन लॉ या फिर चेंज इन फैक्ट, आपका ये अप्पा का प्रोविजन इनइफेक्टिव हो सकता है, आपका अप्पा एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। अंडरस्टूड? तो पता है पॉइंटर्स मुझे सिर्फ फिंगर पे पता होना चाहिए। हु विल गिव द अप्रूवल, इससे मुझे पता होना चाहिए आंसर कि सेंट्रल गवर्नमेंट। देन मैम व्हाट वुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट? आई शुड नो दिस, मैक्सिमम 5 इयर्स। थर्ड, मुझे पता होना चाहिए व्हाई आई एंटर इनटू अप्पा। दो चीजें, या तो आई विल गेट द आर्म लेंथ प्राइस, आई विल गेट द मैनर, कुछ तो एक हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है मैम? और कम टाइम के लिए जा सकते हैं, 5 4 3 2 1 चलेगा। मैक्सिमम इज 5 इयर्स, नीचे तो आप जा ही सकते हो। मैम इसके बाद क्या पुरानी ईयर्स के लिए कुछ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, रोल बैक प्रोविजन। मैम कुछ बताया कि वो रोल बैक कितने ईयर्स के लिए मैक्सिमम मिल सकता है? मैम वो 4 इयर्स के लिए मैक्सिमम मुझे मिल सकता है। डन। मैम अप्पा एंटर हो गया, लेकिन कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं क्या? यस, लॉ चेंज हो सकता है, फैक्ट चेंज हो सकता है। ड्यू टू चेंज इन लॉ, चेंज इन फैक्ट, फिर से आपका अप्पा क्या हो सकता है? वॉइड हो सकता है। मैम हमने शुरू से ही फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट किया था। फ्रॉम डे 1 फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट वाज देयर। क्या करोगे? इसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। शुरू से ही आपका अप्पा क्या था? गलत था। इसे क्या बोलते हैं हम? वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। ठीक है। आकाश, कीप योर वीडियो ऑन। चलो अब आते हैं हम किस पे, इसी के एक छोटे से डिटेल्ड पॉइंट पे आते हैं। मैम यहाँ पे क्या लिख के रखा है? यहाँ पे मैंने लिखा है, स्क्रीन शेयर है, चलो यहाँ पे लिखा है मैम, अप्पा इज वैलिड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर। ये बात शेयर्ड समझ है। में आ गई? बाइंडिंग ऑन पर्सन, ट्रांजैक्शन, कमिश्नर, इनकम टैक्स अथॉरिटी। अभी ये मैंने नहीं पढ़ा कि अप्पा अगर एंटर होगा तो किन किन लोगों पे बाइंडिंग होगा, अभी मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि इट इज फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर, चलेगा। देन मैम ये कब बाइंडिंग नहीं होगा? अगर चेंज इन लॉ होगा, चेंज इन फैक्ट होगा। ये तो हमको भी समझ में आ गया कि चेंज इन लॉ, चेंज इन फैक्ट है तब। अब यहाँ पे बोलते हैं मैम अगर ये अप्पा आपने एंटर किया, अप्पा entered due to fraud or misrepresentation of the fact, अप्पा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट में एंटर हुआ है, तो all the provisions will be applicable as this agreement has never been entered। मुझे इसका थोड़ा सा कोई इंटरप्रिटेशन ढंग से बता पाए? ढंग से इंटरप्रिटेशन का मतलब लाइन जो लिखी है वही मत बोलना, सोचो 1 मिनट के लिए, पहले ढंग से सोचो, सही।
इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्रॉपर थोड़ा सा ईयर वाइज कुछ बता पाओ, ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लो पहले अपने दिमाग में। लाइन बहुत छोटी है बट इसके ऊपर छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है। आकाश बोलो। मैम अगर ऐसा होता है तो उस केस में कि आज जैसे हमने कभी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कभी लिया ही ना हो, नॉर्मल एज अ प्रोविजन लगेंगे देखो जस्ट लाइक मेरी दैट। पहली पहली लाइन क्या थी कि जो ये लिखा है वही की वही मत बोलना। कुछ तो एग्जाम्पल क्रिएट करो, ओके। बिना तुम बोलो। मैम इसमें ये होगा ना कि जैसे अगर हमने कोई जैसे सीबीडीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कोई एएलपी दी होगी, तो अगर हमने ये माना जाएगा कि हमने कोई एएलपी दी ही नहीं थी वहां पे, तो ये प्रोविजंस वापस लगेंगे पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग के। जो तुम लोग समझा नहीं पा रहे ना वो समझो कि क्या लिखा है। चारुल, वुड यू लाइक टू ट्राई? हम यही था कि एएलपी पर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो पेनल्टीज भी लग जाएगी और एएलपी ओके, ये कैलकुलेट थोड़ा सा होगी। एक्स्ट्रा कुछ पेनल्टी का एक वर्ड हमने बोलने की कोशिश की है कि क्या पता ये चल जाए, नहीं चलेगा। अभी इसको देखो, ये है मेरी टाइमलाइन है, ठीक है? और बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सी चीज है। मैम 2023, लो आज क्या डेट है मैम? 6 जून। सपोज आज ही के दिन यू डिसाइडेड यू वांट टू एंटर इनटू अप्पा। आपने डिसाइड किया कि आज आप क्या करना चाहते हो मैम? एंटर करना चाहते हो अप्पा के अंदर। सुनना बहुत ध्यान से। आपके डिसीजन लेने से कुछ होगा क्या? आज अपन चारों ने बैठा और डिसाइड किया कि वी विल एंटर इनटू अप्पा। अपने डिसीजन से क्या होना है? कुछ होना है? नहीं। कहाँ जाओगे? सबसे पहले तुम जाओगे किसके पास? सीबीडीटी। चलो सीबीडीटी के पास हम पहुंचे 8 जून को। अब सीबीडीटी के पास पहुंच से भी कुछ होगा क्या कि यू एंटर्ड, यू वांट टू एंटर इनटू अप्पा, यू हैव गॉन टू सीबीडीटी? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सीबीडीटी भी कहीं पहुंचेगा। सीबीडीटी कहाँ पहुंचेगा? लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तुम्हें लगता है एक दिन में अप्रूवल आएगा? अब अप्रूवल अपन खींच लेते हैं, लेट्स से सपोज मैम अप्रूवल आया 30 सितंबर को। यहाँ पे कब अप्रूवल आया मैम? 30 सितंबर को। जब सब 30 सितंबर को अप्रूवल आया, मान लेते मैम नहीं करते करते 15 अक्टूबर को सब कुछ डिसाइड हुआ और ये एंटर हो गया अप्पा। तो सबसे पहली चीज तो हुआ क्या? डिसाइड कहाँ किया था? 6 जून को। क्या मैम यहां से लेके यहां तक सबसे पहला क्वेश्चन मैम 1 अक्टूबर को तो डिसाइड हुआ कि यस अप्रूव्ड, अप्रूवल ग्रांटेड। तो मैम अप्पा एंटर कब हुआ? अप्पा मैम 6 जून को एंटर हुआ, मैम अप्पा 8 जून को एंटर हुआ, अप्पा 30 को एंटर हुआ, या फिर अप्पा मानेंगे हमारा 15 अक्टूबर का एंटर हुआ? क्योंकि वो लाइन में क्या लिखा है, पहले अपन लाइन फिर से पढ़ते हैं। उस लाइन में लिखा है क्लियरली, ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल एज एग्रीमेंट वॉज नेवर एंटर्ड। तो पहले मेरे को ये तो पता चले कि एंटर कब हुए थे हम। So are you getting? Don't read in between, जस्ट लाइन मत रीड करो। अभी मेरे को तो अब ये सोच के बताओ कि मैम ये एंट्री हुई कब एक्चुअल में हमारी? सोचो। 15 अक्टूबर जब अप्रूवल हुई। 15 अक्टूबर जब अप्रूवल हुआ, ए ठीक है। चलो ये एमसीक्यू कर ही देते ना। ए 15 अक्टूबर, बी 30 सितंबर, सी 8 जून, डी 6 जून, ई नन। डेट as specified in application। अभी तो 5 हो गए मैम, इंस्टीट्यूट भी 5 नहीं देता। बोलो अभी। अब नया सा कुछ तो लग रहा है तो ई बोले। नहीं नहीं मैम, क्योंकि डेट रोल बैक प्रोविजन भी 4 ईयर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं ना।
रोल बैक को तो अभी लेके ही नहीं आना, उसमें कोई कोई कनेक्शन अभी के लिए रोल बैक का नहीं है, ये समझो रोल बैक एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जैसे अगर हम एंटर किए तो विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस डेट में हम एंटर कर सकते हैं ना। जब तुम लोग को एंटर करना होगा, तो जब भी तुम लोग को एंटर करना होगा तो एंटर करने की डेट तुम लिख के दोगे ना, फ्रॉम दिस डेट वी वांट टू एंटर इनटू अप्पा। तुमने क्या किया, ये एप्लीकेशन किसको दे दी, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में तुमने वो डेट लिख के दे दी, वो ईयर लिख के दे दिया, यू हैव रिटर्न द डेट एज वेल एज ईयर की फ्रॉम दिस डेट फ्रॉम दिस ईयर वी वांट टू एंटर इनटू अप्पा। तो जब तुमने वो डेट और ईयर लिख के दिया, तब जाके फिर ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर अप्रूवल आएगा, और अप्रूवल तो उसी डेट से आएगा ना, कि चलो अलाउ किया तुमको कि उस डेट से तुम क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो इन द एग्रीमेंट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो मेरे लिए पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था इस लाइन में, मुझे पहले तो ये समझ में आना चाहिए था इस लाइन के अंदर कि मैंने एंटर कब किया था। क्या वो चीज, वो वर्ड समझ में आया कि व्हेन यू एंटर्ड वुड बी स्पेसिफाइड बाय यू ओनली, तुम ही तो स्पेसिफाई करोगे कि मुझे कब से अप्पा एंटर करना है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना देंगे, तुम बताओगे कि इस ईयर इस डेट से मुझे एंटर करना था। क्या पहली ये चीज समझ में आई इस एक ही लाइन में? तो मैम ये एंटर वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब वो फिर क्या बोल रहा है मैम, ऑल द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, all the provisions of the act applicable as this agreement was never entered। तो वो बोल रहे सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, ऐसे जैसे कि ये प्रोविजन हमने कभी क्या नहीं किया, ये अप्पा एंटर ही नहीं किया। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैम हमने अभी के लिए मान लिया कि हमने सपोज 6 जून ही लिख के दी थी उनको कि मुझे 6 जून 2023 से एंटर करना है। सपोज जिस दिन हमने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन की ही डेट थी जो हमने लिख के दी कि आई वांट टू एंटर इनटू अप्पा फ्रॉम 6 जून 2023। ठीक है, अब मैम इन्होंने मान लिया, यस कर दिया, ठीक है। यस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आके मैम अगेन 6 जून को, कौन सा ईयर, 2025। मैम 6 जून 2025 को दे केम टू नो, क्या पता चला उनको कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे ना, ये डॉक्यूमेंट कैसे थे, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब तुमने सब कुछ झोलझाल किया था, सब कुछ घपला किया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट उनको सब कुछ सही लगा था एंड दे अलाउड यू कि यू कैन एंटर इनटू अप्पा। अब वो बोल रहे सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे किस दिन से, जिस दिन से तुमने एंटर किया। ठीक है मैम, हमने जब यहाँ पे एंटर किया ना, हमने उनको बोला था हम 5 ईयर्स के लिए एंटर करना चाहते हैं। कितने ईयर्स के लिए, वी वांट टू एंटर फॉर 5 ईयर्स। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे मैम 6 जून 2024 को ऑलरेडी 1 ईयर गॉन हो गया। मैम यहाँ पे ये सेकेंड ईयर है, हाँ हो गया, ये सेकेंड ईयर एंटर हो गया, तो फर्स्ट ईयर डन, यस मैम, सेकेंड ईयर डन, यस, 2 ईयर्स हो गए। ठीक है, अब मैम एक चीज बताओ, यहाँ पे जाके ये भाई साहब यहाँ पे जाके इनका दिमाग चला और इनको पता चला फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट है। पहला क्वेश्चन, क्या मैम 2026, 2027, 2028, क्या इन ईयर्स में वो अभी भी मुझे अप्पा के प्रोविजन कंटिन्यू करने देंगे? नहीं। यहाँ तो क्लियर तुमको भी समझ में आ गया कि नहीं मैम, यहाँ पे तो वो बोलेगा ऑल प्रोविजन एप्लीकेबल, जो एनी हाउ भी हो ही जाने थे, क्योंकि अप्पा कैंसिल हो गया तो अब तुम नॉर्मल के यहाँ चलेगा इनकम टैक्स के प्रोविजन में। बट मैम यहाँ पे जब ये 2 ईयर्स थे, क्या यहाँ पे सारे प्रोविजन इनकम टैक्स के एप्लीकेबल थे? नहीं, यहाँ तो बोला था ना, दे विल डिसाइड द मैनर इन विच योर आर्म लेंथ प्राइस विल बी कैलकुलेटेड, और दे विल गिव यू द आर्म लेंथ प्राइस की होना क्या चाहिए, मतलब यहाँ कोई प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं किए थे। यहाँ पे क्या नहीं किया था, कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किया था। तो मैम जब यहाँ पे कोई प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं किया था, तो उस केस में वो लाइन समझ रहे हो किस पीरियड के लिए एप्लीकेबल होती है, वो पूरे 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो लाइन कौन सी लाइन मैम, ये जो लिखी है ना, ऑल द प्रोविजंस, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल व्हेन द एज इफ द एग्रीमेंट वाज नेवर एंटर्ड। क्योंकि मैम जैसे ही एग्रीमेंट कैंसिल होगा वैसे भी यहाँ पे क्या होंगे, ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल ही होने वाले।
तो वो एक्चुअली कहाँ के लिए, जब अप्पा के अंडर तुम्हारा क्या हुआ है, कैलकुलेशन हुआ है, उतने ईयर्स के लिए वो बोल रहा है कि वापस से हम सारे पुराने प्रोविजंस एप्लीकेबल करेंगे, ये मान के कि कभी भी यहाँ पे तुम्हारा कोई प्रोविजन, अप्पा का प्रोविजन था ही नहीं। अंडरस्टूड? डन? जस्ट रीड इट एंड अब समझो बस उस लाइन को, वो एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट थी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एंड हाईलाइट दैट। अंडरस्टूड? चलो, तो मैम वो एक लाइन, हाँ मैम एक बार छोटी सी समरी को प्लीज आप दोबारा बता देंगे, छोटी सी समरी भी करेंगे, पहले कंप्लीट करने दो, और म्यूट करके रखो, मेरी आवाज इको हो रही है। चलो, तो अभी तक मैम हमने अभी क्या किया, इतना समझ में आ गया, वी वांट टू एंटर इनटू अप्पा, कौन अप्रूवल देगा हमको ये समझ में आ गया, व्हाई वी एंटर इनटू अप्पा ये समझ में आया, टाइम लिमिट टू एंटर इनटू अप्पा ये समझ में आया। मैम ये भी समझ में आया कि कब ये वॉइड होगा और कब ये वॉइड एब इनिशियो होगा। एब इनिशियो मतलब शुरू से ही गलत, पर लॉ चेंज होंगे या फैक्ट चेंज होंगे तो शुरू से गलत नहीं है, वो अब आगे जाके वॉइड है। मैम बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। मैम फैक्ट एंड लॉ चेंज होंगे तो ये जो 2023 में कैलकुलेशन हुआ, 2024 का कैलकुलेशन हुआ, वो सही है, उस पे फिर से प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं करोगे तुम सारे के सारे इनकम टैक्स के, तुम सिर्फ तब एप्लीकेबल करोगे जब यहाँ पे क्या है, फ्रॉड है, तो फ्रॉड में वो शुरू से उसको गलत बोलते हैं। अब ये छोटी सी चीजें कहाँ आती है, केस स्टडी में। अंडरस्टूड द डिफरेंस? अभी हम करेंगे इसका रिवीजन, बट इतना तक चीजें समझ में आई। अब हम यहाँ तक तो समझ में आया, अभी इसमें और भी कुछ लिखा है आगे, क्या लिख के रखा है उसने, द पीरियड एंटरिंग अप्पा, द पीरियड एंटरिंग अप्पा एंड एंडिंग द डेट ऑफ ऑर्डर एक्सक्लूडेड। इसका क्या मतलब है, जब हमने अप्पा एंटर किया था और जिस दिन हमने क्या किया था, ये ऑर्डर दिया कि अब अप्पा एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट है, तो ये पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे असेसमेंट के टाइम लिमिट से। जो भी तुम्हारा असेसमेंट का टाइम लिमिट होगा, उस असेसमेंट के टाइम लिमिट में से सिर्फ इतना पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे। क्या कोई मुझे ये मीनिंग समझा पाएगा कि मैम ये टाइम एंटर किया था हमने 6 जून में, सपोज करो डेट ऑफ ऑर्डर आया कि तुमने फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट किया है, वो कब आया था मैम, वो आया था फिर से 6 जून 2025। वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो असेसमेंट का टाइम लिमिट है ना, असेसमेंट के टाइम में से, असेसमेंट ऑर्डर के टाइम में से सिर्फ ये टाइम को एक्सक्लूड कर देना। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कि मैम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे, नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे उस पीरियड में, तो फिर से असेसमेंट होगा उस पीरियड के लिए, तो उसकी टाइमलाइन एक्सीड नहीं कर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्या मैं ये बोलूं मैम 23 की बात करो, 24 की बात करो, 25 की बात करो, 26, 27, 28, यहाँ तो मैम वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ तो वैसे भी नॉर्मल प्रोविजन ही एप्लीकेबल होने, यहाँ कोई रीवर्किंग की जरूरत है क्या? इस टाइम पे कोई रीवर्किंग नहीं लगेगी क्योंकि वैसे भी ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल, क्योंकि कैंसिल हो चुका है, वॉइड एब इनिशियो हो चुका है। बट मैम ये जो टाइम लिमिट है ना, यहाँ पता है क्या हुआ है, दे हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एज पर अप्पा, यहाँ पे रिकैलकुलेशन चाहिए ना मैम, और यहाँ पे रिकैलकुलेशन चाहिए मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे असेसमेंट में से निकाल देते हैं। क्या ये बात समझ में आई विनय को भी? आकाश, वीडियो ऑन इज कंपल्सरी। तो ये तुम्हारा पता है इतना सा अप्पा का टाइम लिमिट और ये सारी चीजें कंप्लीट होती है।
अब जो मैं समझा रही हूँ ना उसको फिर से अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैम अभी आपने ये समझाया अप्पा, अब अप्पा के बाद एक चीज और जो मैं तुमको समझा रही हूँ वो क्या है मैम, अभी आप बोले ये टाइमलाइन है, बहुत ध्यान से, ठीक है। आपने बोला आप यहाँ पे खड़े हो 6 जून 2023 को, और यहाँ आपका अप्पा क्या हुआ, एंटर हुआ, बिकॉज सारी चीजें हाँ ना होके दे हैव एंटर्ड इनटू अप्पा, ये हो गई हमारी डेट ऑफ एंट्री। मैम आपने यहाँ पे डिसाइड किया था फॉर 5 years यू वुड बी एंटरिंग इनटू अप्पा, कितने ईयर्स के लिए एंटर करोगे मैम, 5 years के लिए यू वुड एंटर इनटू अप्पा। मैम कैन आई से इट इज 24 years, मैम 25 years, 26 years, 27 years, तो मतलब ये 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, ये आपका डिसीजन था कि फॉर 5 years आई वांट टू एंटर इनटू अप्पा। यहाँ तक तो बात मैम समझ में आई। मैम यहाँ पे ये भी समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक आपका सारा क्या हो गया था, कैलकुलेशन अप्पा के अकॉर्डिंग हो चुका था, फिर यहाँ पे लॉ चेंज हो गया, मैं उसका समरी दे रही हूँ। मैम यहाँ पे क्या हो गया, लॉ चेंज हो गया या फिर फैक्ट क्या हो गया मैम, हमारा चेंज हो गया इस डेट को, तो मैम यहाँ पे अप्पा कंटिन्यू होगा क्या, नो, अब अप्पा कंटिन्यू नहीं होगा, आपको या तो नया अप्पा करना पड़ेगा, ठीक है। मैम नया अप्पा या तो हम करेंगे, यस, या तो हम नया अप्पा में एंटर नहीं करेंगे, नया अप्पा किया तो अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, और अगर अप्पा एंटर नहीं किया तो ऑल प्रोविजंस अप्लाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैम यहाँ पे फिर से क्या हुआ, इस दिन क्या पता चला, पता है मैम, हम तो फ्रॉडलेंट वाले थे, तो मैम फ्रॉड पता चला तो पता है क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नॉर्मल प्रोविजंस। अब अप्पा है ही नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है फ्रॉड करने के बाद कि फिर से अप्पा कर लो, यहाँ पे भी वो बोलेगा कि अब नॉर्मल अप्लाई। मैम यहाँ तो वैसे भी अब नॉर्मल प्रोविजंस ही अप्लाई होने हैं, चाहे तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी नहीं अब, ठीक है। तो मैम यहाँ पे क्या कुछ कैलकुलेशन हो चुका है, यस, ऑलरेडी अप्पा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन डन, ऑलरेडी अप्पा अकॉर्डिंग कैलकुलेशन डन, उसके अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो चुका मैम, तो ये वाला टाइम एक्सक्लूड कर दो ना, क्यों, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मुझे, और यहाँ मैम यहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम वैसे ही कैलकुलेट करने वाले, आगे से हम नॉर्मली वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मैम इस चार्ट को क्या करना चाहिए पता है मैम, इसको स्टिकी नोट में मेरे को लिख के रखना चाहिए, ये वो है जो मुझे डेट के हिसाब से सारी चीजें समझाता है, तो मुझे इसको कहाँ रखना चाहिए, स्टिकी नोट में, मेरे को जहां पे ये लिखा हुआ है। अब तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि ये बुक में ऑलरेडी मैंने ना स्टिकी नोट्स तुमको लास्ट में दे के रखे हैं, ठीक है, तो तुमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं यहाँ बोल रही हूँ ना, वो यहाँ पे तुम्हारे छोटे छोटे लिख लेना, क्योंकि जब एग्जाम होगी, एग्जाम में तुमको मेन तुम्हारा स्टिकी नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टिकी नोट मैंने टाइमलाइन का दिया है, एक स्टिकी नोट तुमको किसका दिया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो हमने असेसमेंट एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन की, उसमें परसेंटेज है ना बहुत सारे, वो सब लिखो। एक तुमको पेनल्टी के लिए दिया है, और जो भी तुमको इंपॉर्टेंट सेक्शन ए कैटेगरी के बोले उसकी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखोगे, और बाकी तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम भूल रहे हो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिखोगे। मतलब एग्जाम में मेरे को ये स्टिकी नोट सबसे पहले कहाँ दिखने चाहिए, मेरी आंखों को, अंडरस्टूड। ऐसे हर चैप्टर में तुमको ऐसे स्टिकी नोट दिखेंगे, तुमको याद करने के बाद ये सारी चीजें पॉइंट टू बी नोटेड, याद कर लेना, उसके बाद लिखना है इसमें, देख देख के ऐसे पलट पलट के नहीं लिखना, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब आते हैं वापस यहाँ पे। अब मैम और क्या बताना चाहते हो, अब मैंने जैसा ये बोला कि तुम यहाँ से तो एंटर कर गए अप्पा के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे ये भाई साहब का ना फिर से दिमाग चला, ये क्या सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे जो मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, यहाँ से भी तो मैं वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ मैम। यहाँ जो मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, यहाँ भी तो मैंने वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए हैं, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माई ऑब्जेक्टिव, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बोलता है व्हाई नॉट, आई कैन आस्क कि क्या मुझे पुराने टाइम का भी आप दे सकते हो क्या अप्पा, क्या मुझे पुराना समय, ये तो फ्यूचर है, कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड, ये तो फ्यूचर की बात चल रही है, ये पास्ट है जो हो चुका,
वो बोलता है क्या पास्ट के लिए भी मुझे दे सकते हो क्या अप्पा, तो मैं इसे अप्पा नहीं बोलती, वो बोलता है पीछे जा रहा है वो, मतलब रोल बैक कर रहा है। तो नाम सही तो दिया है कि अब ये क्या है, रोल बैक कर रहा है, पुराने समय में जा रहा है। बोल रहा है क्या मुझे रोल बैक करने दोगे, रोल बैक मतलब मुझे पुराने समय में प्रोविजंस लगाने दोगे ये अप्पा के, क्या वर्ड का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, तो मैम ये वो बोल रहा है कि रोल बैक प्रोविजंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, मतलब ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं, अब सबसे पहली कंडीशन इसको बोला क्या चाहिए, बोला रोल बैक करना है मेरे को, रोल बैक करके क्या करना है, पुराने समय में अप्पा के प्रोविजंस अप्लाई करने। तो पुराने समय में अप्पा के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने, क्यों अप्पा पे फोकस है? क्या तुमने अप्पा में अभी एंटर किया है? अगर अप्पा में एंटर किया तो सोचना कि तुमको रोल बैक मिलेगा, मतलब विदाउट अप्पा रोल बैक इज नॉट देयर। पुराने समय में अगर तुमको रोल बैक के लिए जाना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अप्पा होना चाहिए, और अप्पा तभी हो सकता है अगर अप्पा लिया है तो ही जाके तुमको रोल बैक मिलेगा। मैम नहीं नहीं, सिर्फ रोल बैक चाहिए, नहीं मिलेगा। मतलब अप्पा है तो रोल बैक है, मैम अप्पा नहीं है रोल बैक नहीं है। मैम अप्पा है क्या कंपलसरी रोल बैक मिलेगा? जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। अगर सारी कंडीशंस कंप्लाई करते हो तो रोल बैक मिल जाएगा, नहीं तो रोल बैक भी नहीं मिलने वाला है। तो कैन आई से वन थिंग, इट इज नॉट कंपलसरी। मैम अप्पा है, क्या मुझे रोल बैक कंपलसरी मिलेगा? क्वेश्चन मार्क, डिपेंड्स। मैम अप्पा है तो ही रोल बैक मिलेगा, हाँ अप्पा है तभी क्या मिलेगा, रोल बैक मिलेगा, नहीं तो रोल बैक भी नहीं मिलेगा। मैम अप्पा ही नहीं है, क्या मैं रोल बैक के बारे में सोच सकती हूँ? नो, सोच ही नहीं सकते तुम। क्या यहाँ तक बात समझ में? ठीक है मैम, फिर से यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रोल बैक प्रोविजन फॉर एनी पीरियड not exceeding 4 previous year preceding the first previous year relevant to the assessment year in which appa entered। मैम कब के लिए बोल रहे हो, ये क्या बोलना चाह रहे हो, ये क्या लिखा है ये बता रहे। सबसे पहले तो अप्पा अगर तुमको रोल बैक चाहिए तो पिछले 4 इयर्स के लिए ही हो सकता है, ठीक है। मैम ये तो याद रहता है, हमको भी याद रहता है कि रोल बैक कितने टाइम के लिए मिल सकता है, मैक्सिमम 4 इयर्स। जो तुम लोग नहीं ढंग से लिख के आते हो वो ये चीज है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच द अप्पा इज एंटर्ड। ये पूरी लाइन लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलते हैं। यू कैनॉट जस्ट राइट कि अब रोल बैक कुड बी एंटर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स, खत्म। कहाँ से 4 इयर्स, तुमने वो लिखा ही नहीं। तो ये पूरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर, जब अप्पा एंटर किया था। अप्पा एंटर करने के बाद जो पिछला ईयर आता है पहला, वहां से 4 इयर्स काउंट होते हैं। ये पूरी लाइन लिखना मैंडेटरी है, तब जाके 1 नंबर तुमको टाइमलाइन के मिलेंगे। अंडरस्टूड दिस? आया? ठीक है मैम, और क्या लिखा है? इट इज मैंडेटरी टू टेक 4 इयर्स। तुमको लेना है तो 4 इयर्स लो, तुम चॉइस नहीं करोगे 3 इयर्स कर ले क्या, 2 इयर्स कर ले क्या। मैम अप्पा में तो आपने बोला था ना 5 4 3 2 1, बट रोल बैक में तुम्हारे ऊपर नहीं है कि 4 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है। रोल बैक लेना है तो 4 इयर्स के लिए लो, नहीं तो मत लो। मुझे ना मैम ये समझ नहीं आया एक्चुअल में आप क्या बोलना चाह रहे हो। लेना है तो 4 इयर्स के लिए लो, वरना नहीं लो। फिर से पूछ रही हूँ, लेना है तो 4 इयर्स के लिए लो। 4 इयर्स और 0, क्या यही बोल दूं मैं 4 इयर्स और 0 इयर्स? हाँ मैम आप बोल दो कि 4 इयर्स और 0 ईयर्स। ये तो तुमको भी समझ में आया, मुझे इसका इम्प्लीकेशन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लिखा। आई वॉन्ट टू नो द क्यों, कि ऐसा क्यों लिख दिया, या तो 4 नहीं तो 0, ऐसा क्या हो गया, बोलो। मैम इंफॉर्मेशन तो सेम ही रही होगी एसएससी की, तो उसके लिए हम अगर लास्ट ईयर में चेंज करा है तो मैं भी उसकी कोई मिस वो करना चाहता हूँ, मिस फॉल्सिफिकेशन, कुछ और रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाहता हूँ। बट चलो, इंफॉर्मेशन सेम है, ट्रांजेक्शन सेम है, सब कुछ सही है, बट व्हाट आई वांट टू नो ये 4 और 0 क्यों कर दिया? या तो लेना है तो 4 इयर्स लो, उसका इम्पैक्ट इस पे क्या आ गया? असेसमेंट के लिए, ताकि टाइम लिमिट याद नहीं है असेसमेंट की कुछ मेरे को अरे इतनी। तुम बताओ, 1 साल का बोल देते ना, 2 बोल देते, ऐसा क्योंकि लेना है तो फिर 4 ही लो, नहीं तो मत लो।
ऐसा क्या उनको कुछ तो उनका बेनिफिट होगा, तुम ये समझो, कहीं तो उन्हीं का ही बेनिफिट है। सोचो और सोच के कोशिश करो। नहीं मैम, वैसे तो गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही होगी लास्ट ईयर्स की। ये हो रही अदरवाइज होगी, दे पता अभी है तब क्या। सही जा रहे हो, बट उसको सही लैंग्वेज में फ्रेम करो। हो रही होगी का क्या मतलब है? ट्रांसफर प्राइसिंग वो तभी एंटर कर पाएगा ना कि जब इनकम इंक्रीज हो रही होगी। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट तभी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने देगी जब सामने वाले की इनकम इंक्रीज होती है या फिर कॉस्ट उसका रिड्यूस होता है। तो गवर्नमेंट तो सीधे सही है ना, गवर्नमेंट का बेनिफिट है, लेना है 4 साल के लिए लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि बेसिकली पिछले 4 इयर्स में कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तभी वो एक्चुअल में एंटर करने देंगे। नहीं तो वो तो तुमको अप्पा के प्रोविजन भी एंटर नहीं करने देंगे, रोल बैक भी एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर तुम्हारी इनकम रिड्यूस हो गई तो मतलब किसका फायदा है? पूरा पूरा क्लियर फायदा है किसका? द क्लियर बेनिफिट इज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हम तभी रोल बैक के भी प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। रोल बैक इज पार्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, रोल बैक ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस और कॉस्ट रिड्यूसेस। तो इसलिए बोला लेना है 4 इयर्स के लिए लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि असेसी क्या चाहेगा? Year 1 my income is increasing, I don't want rollback for this year. Year 2 my income is reducing, I want rollback for this year. गवर्नमेंट ने सीधे ही बोला है लेना है 4 साल के लिए लो, नहीं तो छोड़ दो। अंडरस्टूड? ठीक है मैम, ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है? इसके बाद वो बोलते हैं चलो आपने ये समझाया कि इसका इम्प्लीकेशन ये, क्योंकि गवर्नमेंट का बेनिफिट है। दूसरा क्या? रोल बैक ओनली फॉर दोज ईयर आर एप्लीकेबल where the return is filed under section 139 subsection 1 up to due date। अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया रिटर्न, मैम 4 इयर्स आप बोल रहे हो कि 4 इयर्स आपके पास चॉइस है, या तो 4 इयर्स लो या तो फिर 0। ठीक है मैम, ईयर 1 सपोज करो ये रहे हमारे ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या अप्लाई 4 इयर्स के लिए करना है? हाँ आपको तो अप्लाई 4 इयर्स के लिए करना है। वो बोल रहे हैं, वो लोग चेक कर रहे हैं, दे आर डूइंग द चेकिंग। वो क्या कर रहे हैं? अपना क्या कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं। अब चेकिंग करके वो क्या बोल रहा है, अच्छे से चश्मा लगा के अगर ये चेकिंग कर रहा है, चेकिंग करके बोल रहा है मैं देखता हूँ। इन्होंने देखा क्या कि यार एक ईयर दिखा इनको, क्या दिखा? एक ईयर दिखा, ये रहा। तुमने इसका रिटर्न कब फाइल किया? तुमने बोला अरे बिलेटेड रिटर्न फाइल किया। रिटर्न तो फाइल किया, बट कब फाइल किया? बिलेटेड। क्या समझा? अप टू ड्यू डेट यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न। तो मैम जब अप टू ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है रोल बैक तभी मिलेगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए जब पर्टिकुलर ईयर का ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल होगा। तो मतलब इस ईयर को तो हम आउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास चॉइस है, गवर्नमेंट बोल रहे तुमने 4 इयर्स अप्लाई किया, डन, बट तुमको 21 के लिए रोल बैक नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव फाइल्ड द बिलेटेड रिटर्न। ठीक है मैम, ये बात भी समझ में आई। मैम और 2 इयर्स को देखें। हाँ देखो, क्या मैम यहाँ पे ड्यू डेट पे फाइल किया है? यस। मैम यहाँ पे ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया है? यस। मैम यहाँ पे ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया है? यस। तो पहली कैटेगरी तो पास हो गई। अब तुम्हारा रोल बैक कितने ईयर्स के लिए मिल रहा है? अभी 3 इयर्स के लिए अभी तक, क्योंकि हमने कंडीशन 1 चेक किया है कि क्या प्रीवियस ईयर्स में ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया, यस और नो। अभी वो प्रीवियस ईयर की चेकिंग करके मेरे को पता चला, हाँ क्या पता चला कि सब जगह मैंने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया है, डन। अब आते हैं चेकिंग नंबर 2 पे। अब मैम चेकिंग नंबर 2 क्या है? चेकिंग नंबर 2 बोलता है नो रोल बैक अवेलेबल इफ ऑर्डर इज पास्ड बाय आईटेट, हाउएवर इफ ऑर्डर इज पेंडिंग देन रोल बैक मे बी अलाउड। ये क्या लिखा है मैम? रोल बैक अलाउड नहीं होगा अगर आईटेट ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुका है पिछले ईयर्स के असेसमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ भी। अगर पिछले ईयर के असेसमेंट के रिस्पेक्ट में आईटेट ने कोई भी ऑर्डर पास किया है
अगर क्या किया है, आईटेट ने कोई भी ऑर्डर पास किया है तो फिर तो भूल जाओ कि तुम्हें रोल बैक मिलेगा। लेकिन मैम अगर वो केस आईटेट पे पेंडिंग है तो वो बोलते हैं कि तुमको रोल बैक मिल सकता है। मैम ये बात समझ में नहीं आ पा रही, क्यों समझ नहीं आ पा रही? क्यों अचानक से सिर्फ आईटेट को आपने बोल दिया कि आईटेट हैज पास द ऑर्डर तो फिर रोल बैक इज नॉट एप्लीकेबल? तो अब वापस मैंने एक चीज तुमको बोला ना, तो अभी ये पढ़ा ही नहीं अपन ने। बोलते हैं कि मैम ये किस पे बाइंडिंग है रोल बैक प्रोविजन, ये जो तुम्हारा अप्पा है पूरा, अप्पा किस पे बाइंडिंग है? मैम अप्पा बाइंडिंग होगा उस पर्टिकुलर पर्सन पे, उसके ट्रांजैक्शन पे, कमिश्नर पे, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे, बस। फिर से, पर्सन, ट्रांजैक्शन, कमिश्नर, इनकम टैक्स अथॉरिटी। मैम क्या आईटेट एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है? आईटेट इज नॉट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी। मतलब ये देखो, ये मेरा एसएससी, ये मेरा सीबीडीटी, इन दोनों के अप्पा प्रोविजंस एंटर हो गए, अप्पा एंटर भी हो गया, फिर भी क्या कर सकता है आईटेट अपने केस में इसमें चेंजेस कर देगा, बिकॉज दिस प्रोविजंस ऑफ अप्पा इज नॉट बाइंडिंग ऑन आईटेट। ये आईटेट पे बाइंडिंग ही नहीं है। तो मैम जब आईटेट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो हमारे को, हमसे सीनियर तो आईटेट ही है, सीबीडीटी से सीनियर आईटेट है, कुछ भी कर लो तुम, अब चेंजेस नहीं कर सकते, तो तुम रोल बैक कैसे एंटर करोगे जब आईटेट कोई डिसीजन ले चुका है? अंडरस्टूड दैट? जब मेरे आईटेट ने, इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ फिर से कि मैम ये मेरा टाइमलाइन है, ये क्या है, मेरा टाइमलाइन है 2021 का जो ऑर्डर है आईटेट ने पास किया था, और आईटेट के ऑर्डर के बाद मेरा असेसमेंट कंप्लीट हुआ। मैम अब मैं रोल बैक प्रोविजन में एंटर करना चाहती हूँ, रोल बैक के प्रोविजंस में ये 4 इयर्स में 2021 भी आता है। तो ये जो 2021 है उसका काम किसने किया? आईटेट ने। अब मुझे जब 2021 में आईटेट ने इसका काम किया है तो मुझे ये बताओ, अप्पा के प्रोविजन आईटेट पे तो एप्लीकेबल होते ही नहीं है। अप्पा के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू आईटेट। अब तुम बोलो नहीं नहीं रोल बैक करना, कैसे कर सकते हो जब ऑलरेडी बड़े इंसान ने कोई डिसीजन दे दिया, थप्पा लग चुका है, तो अब छोटा है ना सीबीडीटी, तुम उसमें अब रोल बैक करके कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा कभी सुना है कि आईटेट से डिसीजन ले लो, बाद में हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस असेसमेंट को चेंज कर लेंगे? हो ही नहीं सकता। तो यू अंडरस्टूड द रीजन कि अब रोल बैक फिर से एप्लीकेबल नहीं? मैम रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा, पहला रीजन, ड्यू डेट पर रिटर्न फाइलिंग नहीं की। ठीक है मैम, रोल क्यों ऐसा करो? जब तुम रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट पे नहीं कर रहे तो हो सकता है तुम अप्पा के प्रोविजंस के ढंग से अप्लाई करोगे, एक रीजन। दूसरा, बिलेटेड वाली चीजें अब रिवाइज नहीं होती, बिलेटेड रिटर्न में कोई रिविजन नहीं होता है, नहीं करना। ठीक है। दूसरा मैम, आईटेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है पिछले ईयर्स का, तो जहां डिसीजन ले लिया है वहां पे एंटर नहीं कर सकते। मैम पेंडिंग है, अभी डिसीजन पेंडिंग है, तो अभी तो हम अपना चला सकते हैं ना, जब वो लेंगे तब चलेगा, हम अपनी चला सकते हैं ना। तो इफ आईटेट का डिसीजन पेंडिंग है तब तुम रोल बैक में एंटर कर सकते हो। अब मैं जो जो बोलती जा रही हूँ सिर्फ उसके आंसर लिखते जाओ तुम। ये मैंने सारी चीजें बोल दी, मैं तुम्हें एक पॉइंटर दूंगी और तुम्हें एक वर्ड में आंसर लिखना। लेट्स सी दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा। ठीक है, सबसे पहले अप्रूवल किससे लोगे, लिखते जाओ बस। अप्पा में एंटर करना है, अप्रूवल किससे लोगे? छोटा सा लिखना है, मतलब बहुत लंबी लाइनें वाइनें नहीं लिखना, वन वर्ड आंसर करना है। किस लिए एंटर करते हो अप्पा में? 2 रीजन। थर्ड, नंबर ऑफ इयर्स। लिखा? ठीक है। देन इसके बाद रोल बैक के नंबर ऑफ इयर्स। देन रोल बैक एंटर नहीं करने की 3 कंडीशन।
डन। क्या 3 कंडीशन में वो ड्यू डेट लिखी, आईटेट लिखा एंड टोटल इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो भी नहीं चलेगा। 3 कंडीशन है ना, कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम रिड्यूस होने लग गई तो भी तुमको रोल बैक भी नहीं देंगे। ठीक है, चलो फिर इसके बाद ये बताओ कि बाइंडिंग किस पे लिखो, अप्पा इज बाइंडिंग ऑन। चारुल देखना नहीं। डन, ठीक है। अब वॉइड कब होता है, वॉइड एविनिशो कब होता है, जस्ट लिखना, वर्डिंग लिखना, वॉइड तब होता है और वॉइड एविनिशो तब होता है। एंड टाइम पीरियड यू वुड एक्सक्लूड, कौन सा टाइम पीरियड इस टाइम पे नहीं लेते हैं। डन, याद रहा। यही तरीका क्या होता है रिकॉल का, बुक बंद करके तुमको सोचना है क्या क्या चीजें थी, और एक चीज बताओ, सब तो कवर हो गया। एंड हार्डली लिख के रिवीजन करने में मैंने बोला तुमने लिखा मोर देन 3 मिनट्स नहीं लगे होंगे। तो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ रिवाइजिंग, दैट इज नोन एज रिकॉल। तो अभी जब मैंने शुरू में विनय बोला था ना, रिवीजन का मतलब री रीडिंग मत करना, ये होता है रिकॉल करो कि क्या याद किया था, क्या बोला था। अब कुछ भूल गए होगे ना, उसको मार्क आउट कर लो कि ये चीज मेरा दिमाग भूल चुका है और मुझे इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलो। अब मैम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अप्पा, चलो हमने अप्पा एंटर कर लिया, अप्पा एंटर करने का इफेक्ट क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तुमने 139 सेक्शन मतलब रिटर्न ऑफ इनकम कुछ भी फाइल किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी रिटर्न में जो भी इनकम लगाई हो, जो भी इनकम लिखी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इसको ओवरराइड करके अप्पा के अकॉर्डिंग अब तुम्हारी इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है मैम, इफ पर्सन एंटर्स इनटू एग्रीमेंट and prior to entrance return has already been filed for the previous year, ठीक है, relevant to the assessment year to which agreement applies। मैम ये क्या बोलना चाह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मिस इंटरप्रिटेटेड भी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, आकाश कोई डाउट था क्या। यस मैम, एक छोटा सा डाउट था हाँ कि पूछो। जैसे आपने ये बताया था कि एपीए का जो रोल बैक मिलता है मैक्सिमम 4 सालों के लिए मिलता है। इसकी 3 शर्तें आपने बताई थी कि मतलब कि हाईटेक ने ऑर्डर नहीं किया हो, अन्य रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो, और एसएससी की टोटल इनकम रिड्यूस नहीं हो रही हो। हम्म, तो जो ये वाला पॉइंट है कि एसएससी की, तो मैम मुझे तो 4 सालों के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा मान लो किसी सेकेंड ईयर के अंदर मेरी इनकम मेरी उससे रिड्यूस हो रही है एपीए से, तो तो इस ये वजह से मुझे तो रोल बैक रूल नहीं है मिलेगा ना, क्या। ये तो सीधा रूल है, हम तुम्हें एंटर करने दे रहे हैं। एक चीज बताओ, तुमको दिख रहा है तुम कब एंटर करना चाहोगे, क्योंकि पिछले 4 सालों में तुम खुद भी डिफाइंड नहीं थे कि तुम्हारी इनकम कैसे निकलनी थी, क्या निकलना थी। तुम जनरली तभी रोल बैक में जाओगे, नहीं तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एसएससी को भी पता है मेरी इनकम इंक्रीज होगी वहां पे, वो क्यों एंटर मैम करना चाहते वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी 4 सालों के लिए आप एप्लीकेबल कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें से किसी साल में मेरी इनकम उससे कम हो रही है तो फिर मेरे चारों सालों का नहीं मिलेगा या सिर्फ उसी हैं। उस पर्टिकुलर साल का नहीं पर्टिकुलर मिलेगा। ईयर का नहीं मिलेगा, तो चॉइस तुम्हारे पास नहीं है, तुम 4 साल के लिए अप्लाई करो, वो चेक करेंगे कि ओके कहाँ ओके। अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है। ऐसा तुम ठीक है चॉइस नहीं लोगे, ऐसा। ठीक है ठीक मैम, है, ओके ओके। अब मैम एक चीज बताओ, अप्पा के आप कुछ बता रहे थे इफेक्ट, मैं ना इसमें थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ क्योंकि अप्पा की जनरली केस स्टडी आ जाती है, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बट इसकी केस स्टडीज है। ठीक है,
मैम अप्पा के रिलेशन में ही आप बताओ, ये अप्पा है ये रोल बैक है। आपने क्या बोला था, अप्पा है तो रोल बैक है, हाँ अप्पा है तो रोल बैक है, ठीक है। अब मैम एक चीज बताओ, अप्पा एंटर किया था एक्स वाई कंपनी में, कौन सी कंपनी है, एक्स एंड वाई कंपनी ने अप्पा एंटर किया, ये साइन वाइन सब हो गया। अब आगे जाके एक्स कंपनी अलग हो गई, डीमर्ज हो गई, मैम वाई कंपनी अलग हो गई, ये डीमर्ज हो गई। अब एक्स अलग है वाई अलग है, तो क्या मैम अप्पा तो इन्होंने एंटर किया था, अब एक्स बोलता है मुझे रोल बैक चाहिए, ये बोलता है मुझे रोल बैक चाहिए, कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एंटर करने वाली एक्स वाई थी, तो इनको इंडिविजुअली फिर से अप्पा में जाना पड़ेगा और फिर जाके ये क्या ले सकते हैं, रोल बैक। तो एक्स वाई अलग होके रोल बैक नहीं ले सकती, क्योंकि जब एंटर किया था, एंटर करने वाली एंटिटी कौन थी, एक्स वाई थी, इंडिविजुअली एक्स और इंडिविजुअली वाई नहीं थे, ठीक है। मैम एक्स एंटर्ड इनटू अप्पा, वाई एंटर्ड इनटू अप्पा, एक्स ने एंटर किया हुआ है अप्पा, वाई ने अलग से एंटर किया है हुआ अप्पा, अब ये बन गया कौन, एक्स वाई। क्या अब ये रोल बैक में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली तुमने भी अप्पा एंटर किया था, तुमने भी अप्पा एंटर किया, और अभी भी तुम क्या हो, दोनों मिल गए हो, अप्पा में एंटर्ड ही हो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंटली भी, यहाँ रोल बैक ले सकते हो। पर वाइस वर्सा यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, डीमर्जर के केस में ये नहीं हो सकता। मैम ये एक्स है ये वाई है, हम दोनों ने अप्पा एंटर किया है, ठीक है, लेकिन मैम अब पता क्या हुआ, जब हमने क्या किया, मर्जर किया ना, तो इसको एक्स वाई ने इसको ए भी लिमिटेड कर दिया, क्या अब मुझे रोल बैक मिल सकता है, क्योंकि एंटर करने वाला कोई और था और ये जो बन गई है कंपनी ये कुछ और ही है, अब नहीं मिल सकता तुमको। मतलब द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू अप्पा शुड बी सेम हु आस्क फॉर रोल बैक, जो रोल बैक मांग रहा है वो वही होना चाहिए जिसने अप्पा में एंट्रेंस ली थी, अंडरस्टूड। तो ये पहली चीज, ये किसके बारे में, पहली चीज वो वही हो गई ना, रोल बैक तभी मिलेगा जब अप्पा है, तो रोल बैक तभी मिलेगा जब अप्पा है, और अप्पा में जो एंटर कर रहा है वो पर्सन सेम होना चाहिए जो रोल बैक मांग रहा है। दिस इज अगेन इंटरप्रिटेशन। अब और थोड़ी सी चीज इसमें आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट, डाउट्स एकदम लास्ट में करना, ठीक है। पहला आपने बोला मैम अप्पा में जो एंटर करता है उसी को रोल बैक मिलता है, चला ये भी समझ में आया। मैम दूसरी चीज आप बोल रहे थे ना, रोल बैक के प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर आपकी टोटल इनकम रिड्यूस होती है तो। मैम फिर से बोल रहे हैं, आपने कहा था कि रोल बैक की प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इफ योर टोटल इनकम रिड्यूसेस। मैम इसमें प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये टोटल इनकम कौन सी टोटल इनकम, अब समझना, ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन ने सबसे पहले अपने घर में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया, और उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है यार मेरी इनकम 100 करोड़ है। उसने अभी घर में ही किया ये सब, मतलब अपने बिजनेस में कैलकुलेशन कर रहा है इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ये मेरी 100 करोड़ टोटल इनकम है, ठीक है, माना। ये भाई साहब गए, इन्होंने क्या किया, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया। मैम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके कुछ तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्टमेंट वगैरह किए, और बोल रहा है कि यार थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, हम बोल रहे हैं 120 करोड़, रिटर्न ऑफ इनकम में शो कर रहे हैं अपनी इनकम 120 करोड़, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद याद आया 139 सबसेक्शन 1 तो हो गया, फिर थोड़े दिन बाद याद आया नहीं यार मेरे को क्या करना है, रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ी और इनकम दिख गई उसको, वो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं थे पता जो भी था, उसने कहा यार इनकम को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करके सपोज करो केस नंबर ए उसने कर दिया 130 करोड़, और केस नंबर बी रिवाइज कर दिया रिटर्न, और उसने कहा नहीं नहीं 110 करोड़ ही शो कर, ठीक है। तो मैम सबसे पहले तो घर में कुछ बातचीत हुई, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, फिर रिवाइज कर दिया इस रिटर्न को, इसने क्या कर दिया, रिटर्न को रिवाइज कर दिया, रिवाइज करके या तो 130 करोड़ कर दिया और इनकम बढ़ा दी, या फिर क्या बोला नहीं नहीं 110 सही है, हम वैसे भी क्या है 100 से ज्यादा ही दिखा रहे थे, तो एक काम करते 110 ही दिखाएंगे। तो ये एग्जाम्पल अभी समझ में आया? अब मैम ये पर्सन ना, यही पर्सन अप्पा में गया, अप्पा में गया,
अप्पा में जाने के बाद, या फिर सीधे बोलो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई कर रहा है खुद पे। अप्पा भी स्पेसिफिक नहीं जाती, मैं ओवरऑल बोलती हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर रहा है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने पे केस नंबर ए, इसकी इनकम जा रही है मैम पता है कितनी, 80 करोड़। प्रोविजंस अप्लाई कर दिए, अप्लाई करके इट इज गोइंग टू बी 80 करोड़। केस नंबर बी, मैम इसकी जो इनकम हो रही है ना, इसकी इनकम हो रही है 125 करोड़। ठीक है, अभी के लिए हम कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये कि इसने फाइनली रिवाइज किया रिटर्न, और रिटर्न रिवाइज करके बोला मेरी इनकम 130 करोड़ डन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैम इसकी इनकम ए हो गई 80 करोड़, बी हो रही है 125 करोड़, सी इसकी इनकम कितनी हो रही है, लेट से 140 करोड़। समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ, समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ सबसे पहले कि 80 करोड़ तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में अगर 130 करोड़ प्रूव कर दिया है कि 130 करोड़ रिटर्न ऑफ इनकम में आपने लिखा है कि आपकी इनकम है, उससे नीचे तो किसी कीमत पे आप जा नहीं सकते। तो टोटल इनकम एज पर आरओआई, आपने आरओआई में जो इनकम लिखी है उससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो मैम क्या 80 करोड़ हो सकता है? नहीं। मैम क्या 125 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने रिटर्न ऑफ इनकम में 130 करोड़ खुद लिख के दिया है हमको। खुद ने लिखा था रिटर्न ऑफ इनकम में कि मेरी इनकम 130 करोड़ है, उससे नीचे नहीं जाने देंगे। चलो ठीक है, समझ में आया। मैम केस नंबर 2 ये ले, तो तुमने रिटर्न ऑफ इनकम में कितना लिखा? मैम 110 करोड़, उससे नीचे नहीं जाने देंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस के हिसाब से। इतनी बात समझ में? ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते आगे। तो मैम हमने रिवाइज रिटर्न भर के केस नंबर ए कितना किया था, 130 करोड़, और केस नंबर बी क्या किया था, ये। अब मैं मानती हूँ तुमको बस इतना तो पता है, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, रीओपनिंग होता है, इतनी चीजें तो तुमको पता है। ठीक है, और डिटेल भले कुछ याद नहीं होगी, पर ये तो पता असेसमेंट होता है। ठीक है, हमारे एओ भाई साहब, ये रहे हमारे एओ। एओ ने क्या किया? एओ ने असेसमेंट किया, बहुत ध्यान से। एओ ने असेसमेंट करके क्या बोला, ये भाई साहब असेसमेंट कर रहे हैं, इन्होंने असेसमेंट करके बोला इसकी इनकम है 150 करोड़। इसकी इनकम कितनी है? 150 करोड़। क्या मैम अभी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? बहुत खुशी खुशी एप्लीकेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 150 करोड़ दोनों ही केस में खुशी खुशी चलेगा। तुमको खुशी होगी क्या? तुम लिख के दे रहे हो 130 करोड़, तुम 110 करोड़ कर रहे हो, तुम कहाँ जाओगे अब? हम तो अपील करेंगे। तो सपोज अब हो गई अपील, अपील में इन्होंने रिड्यूस कर दी, आईटेट तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे फेवर में आईटेट, और सपोज आईटेट बोल रहा है ओहो इसकी इनकम हम रिड्यूस कर देते हैं, और कितनी कर देते हैं? केस नंबर ए 120 करोड़। आईटेट कर पाएगा क्या 120 करोड़? तुमने अपने रिटर्न में शो किया है 130 करोड़, 130 से नीचे तो नहीं जा सकती इनकम। किससे नीचे जा सकती है? 150 करोड़ से नीचे जा सकती है तुम्हारी इनकम, क्योंकि वो असेस्ड इनकम है। असेस्ड इनकम, टोटल इनकम एज पर असेसमेंट है। मैंने क्या बोला था? ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर तुम्हारी टोटल इनकम रिटर्न ऑफ इनकम में जो तुमने लिख के दिया उससे कम होती है। तो ये कहाँ लिखा है कि टोटल इनकम रिड्यूस एज पर द असेसमेंट? असेसमेंट होने के बाद अगर तुम्हारी इनकम वो रिड्यूस कर रहे हैं ना, वो चलेगा, पर वो असेस्ड इनकम किससे नीचे नहीं जाना चाहिए? ये वाली इनकम से नीचे नहीं जाना चाहिए। छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि यहाँ लिखा है कि तुम जो लिख के दे रहे हो उससे नीचे हम नहीं जाने देंगे। हमने कुछ इंक्रीज की, जाएगी नीचे, जाएगी जाएगी, लेकिन एक बार कहाँ जाएगा? तुम्हारे रिटर्न ऑफ इनकम में तुमने क्या इनकम शो करके रखी। क्या ये बात समझ में? रूल ऑल इज वेल। वेट फॉर मतलब एक बार वेट रिटर्न फॉर ऑफ, डाउट, वेट फॉर डाउट, पहले ये पूरा कंप्लीट हो फिर। तो मैम हम ये बोले कि ये लो, ये हमारा क्या है, ये रहा रिटर्न। ये किसको दे रहे हैं रिटर्न? ये लो, मैं खुद लिख के दे रही हूँ, ये मैंने खुद ने यहाँ पे लिखा 100 करोड़ की मेरी इनकम मैं साइन करके दे रही हूँ। रिटर्न ऑफ इनकम इज व्हाट? सेल्फ डिक्लेरेशन एक तरह से। ये लो, ये दे दिया। अब तुम क्या बोलेगे? नहीं नहीं, पहले तुमने लिख के दिया था, तुमको रिवाइज करने का टाइम दिया था, चलो तुमने रिवाइज कर करके 90 करोड़ पे दे दिया।
लॉक हो गया। अब 90 करोड़ के बाद अब मत बोलना इससे कम इनकम है, क्योंकि तुम्हारा रिवाइज करने का टाइम लिमिट खत्म। अब इसका मतलब मैम, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने से 90 करोड़ से नीचे गिरा रहे हो ना, इनकम हो ही नहीं सकता। क्यों? तुमने लिख के दिया है कि 90 करोड़ इज माई इनकम। अंडरस्टूड? दूसरा मैम, 90 करोड़ मैंने लिख के दिया, मेरा स्क्रूटनी हो गया, स्क्रूटनी में मेरी इनकम इंक्रीज कर दी उन्होंने बोला 150 करोड़ इज योर इनकम। मेरे को गुस्सा आया, मैं अपील में चली गई। अब वो बोल रहे ओके तुम्हारी इनकम 120 करोड़ करते हैं, 150 नहीं है, कितनी करते हैं? 120। क्या वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? यस, क्योंकि वो असेस्ड इनकम कम हो रही है, वो रिटर्न ऑफ इनकम कम नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? पहले अपनी लैंग्वेज में इस चीज को लिखो कि मैं बोल क्या रही, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आकाश तुम पूछ सकते हो। मतलब मैम एक बार रिटर्न ऑफ इनकम में लिख दिया तो वो एक तरह से सेल्फ सुसाइड है, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। एक उससे बार नीचे हमने जितना नहीं, सुन लेकिन लिया हाँ रिवाइज का टाइम लिमिट बचा है, तो अभी तुम रिवाइज कर पाओगे ना। तो रिविजन का रिवाइज टाइम करके, लिमिट खत्म होना चाहिए। अच्छा ठीक है, रिवाइज करके उससे कम कर सकते रिवीजन में। तो रिवाइज इनकम तो अपन कर, रिवाइज रिटर्न फाइल करते तो अपन अपनी इनकम कम करते हैं ना, डिडक्शन और लेके। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारे क्या चल रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो बुक में लिखे नहीं मिलेंगे, बट दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो तुम्हारे कहाँ होने चाहिए, स्टिकी नोट में कहीं पे लिखे होने चाहिए। अच्छा तो मैम, यहाँ पे जो आपने ये चीज लिखवाई थी, अभी मैंने इतना लंबा डिस्कशन किया ही क्यों? क्या यही समझाने की कोशिश कर रहे थे 139 को हम ओवरराइड कर देंगे? किसको अप्लाई करने के लिए? ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन, या अप्पा को अप्लाई करने के लिए तुम्हारा 139 ओवरराइड? उससे कम तो जाने नहीं देंगे, और उसके ऊपर हम ले जा सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हारा 139 क्या हो जाता है? ओवरराइड हो जाता है। अंडरस्टूड? अब इसको पढ़ सकते हो पूरा। बढ़ सकते हो आगे। मैम एक चीज बताओ ना, आपने पता है क्या बोला था अभी अभी? कहीं पे आपने एक ना वो लिया था एग्जाम्पल, और यहाँ आपने क्या बोला था मैम? आपने 6 जून 2023 को अप्लाई किया कि मुझे अप्पा एंटर करना है, और अप्रूवल आते आते कितना हो गया? 15 अक्टूबर। चलो मैम, यहाँ पे आपने तो मान लिया कि 2023 में ही अप्रूवल आ गया। किसने बोला जरूरी थोड़ा ना 2023 में अप्रूवल आए? इट में इवन टेक 2 years ऑल्सो, 2 साल भी लग सकते हैं तुम्हारा अप्रूवल आने के लिए। मैम व्हेन आई अप्लाइड फॉर अप्पा 2023 में, सपोज मैम 2025 में मेरे को अप्रूवल आ रहा है कि ओके यू कैन एंटर इनटू अप्पा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट चेक करने होंगे, मैंने डिटरमाइन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, 10 चीजें होंगी उसके अंदर। हम 2 years निकल गए सिर्फ अप्रूवल आने के लिए। हाँ, अप्रूवल आने के लिए 2 years निकले, लेकिन कब से एप्लीकेबल होगा वो तो हमको पता है, जब हमने बोला था। ठीक है मैम, अब ये जो टाइम लिमिट आई है ना, आप समझो आपने कब अप्लाई किया था मैम? 2023 में। 24 निकल गया, 25 ऑलमोस्ट निकल गया, पर मैम यहाँ पे जो रिटर्न फाइल करने का टाइम है वो भी तो निकल चुका होगा। हो सकता है 24 का ना निकला हो,
might be 2024 का टाइम लिमिट has not elapsed for the purpose of filing of return of income, but मैम 2023 का तो for sure टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम गया, और वो तो हमने फिर बिकॉज अप्पा येट नॉट एंटर, तो हमने तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से फाइल किया होगा ना वो रिटर्न, समझे? हाँ मैम, वो तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से फाइल किया, तो इसलिए बोलते हैं कि फिर जैसे ही अप्पा एंटर होगा एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना, कितने टाइम के अंदर? विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन अप्पा इज एंटर्ड। जैसे ही अप्पा एंटर किया, एंड ऑफ द मंथ करना, उससे 3 months काउंट, महीने के अंदर मॉडिफाई करके दे दो हमको रिटर्न, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या हुआ होगा, तुम्हारी ड्यू डेट्स निकल गई, तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग की डेट निकल गई, तो जो तुमने नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से किया उसको अप्पा के हिसाब से करके मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करो। मैम ये भी तो हो सकता है कोई डेट निकली ना हो, जैसे हमारे केस में 2023 में बोला और 15 अक्टूबर 2023 को परमिशन भी आ गई, कोई डेट ही नहीं निकली, तो कुछ मत करना, असेसमेंट किसके हिसाब से करना? अप्पा के अकॉर्डिंग, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तुम क्या करना, अप्पा के अकॉर्डिंग क्या कर देना, असेसमेंट कर देना। अब मैम पता है क्या, सपोज असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, असेसमेंट मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, तो बोलता है व्हाट इफ मैम मेरा असेसमेंट मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले ही मैंने क्या कि पूरा काम खत्म करके रख लिया था, सब कुछ कैलकुलेशन ये सब हुआ और एकदम अचानक से कॉल आया कि एक्सेप्टेड, तुम अप्पा में एंटर कर लो, मतलब सारा काम हो गया था, तुम बस ये समझ लो कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए, आईसीआई का नोटिफिकेशन हो गया कि पोस्टपोन है, वो अलग ही खुशी होगी हमारी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक फोन आया और बोला कि अप्पा एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैम हमारा तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो बोलता है पासिंग द ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो भी तुम्हारा टाइम लिमिट है ना, उस टाइम लिमिट में हम 1 साल ऐड करके देंगे तुमको टाइम लिमिट मिलेगी, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तुमको ये सारा नाटक करने के लिए, कि क्योंकि तुमने ऑलरेडी सारी चीजें कर ली, तो हम क्या देंगे तुमको, एक्स्ट्रा टाइम लिमिट देंगे कि तुम एक्स्ट्रा टाइम लिमिट में फिर से रिकैलकुलेशन कर पाओ। मैम कंप्लीट कर लिया तो मॉडिफाई करो अप्पा के अकॉर्डिंग, कंप्लीट नहीं है क्या तो अप्पा के अकॉर्डिंग चलो, कि जैसा अप्पा ने बोला है अप्पा के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है वैसा चलना है। इसको अगर मैं समराइज करूँ तो सीधी बात मैम ये बोल रहे हो, क्या रिटर्न फाइल कर दिया? नहीं किया, तो अप्पा के अकॉर्डिंग फाइल करो। मैम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो अब मॉडिफाइड रिटर्न अप्पा के अकॉर्डिंग फाइल करो। मॉडिफाई का टाइम लिमिट क्या है मैम? 3 months दिया है तुमको मॉडिफाई करने के लिए। कोई भी टाइम लिमिट तुम्हारी असेसमेंट कंप्लीट करने की होगी, उसमें ये टाइम लिमिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कि हाँ 3 महीने तुमको एक्स्ट्रा दिए, 3 महीने का टाइम लिमिट तुमको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कि सारे के सारे चेंजेस करने के बाद तुम कर सकते हो। मैम अभी तो ना रिटर्न फाइल किया ना असेसमेंट किया, तो काय का एक्स्ट्रा टाइम लिमिट, तुम सिर्फ क्या करो, प्रॉपरली हमको अप्पा के अकॉर्डिंग चीजें करके दे दो। अंडरस्टूड? आई गेस मैंने वहाँ 1 year लिख दिया था, दैट इज 3 months, ठीक है, 3 months का टाइम लिमिट तुमको मिलेगा। अब मैं इसको समराइज कर सकती हूँ क्या, पूरे के पूरे अप्पा के इतने सारे, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी थी इसके अंदर, बट नाउ कहना है इससे कि मैम अप्पा अभी एंटर मेरा खत्म हो गया, थोड़ी सी चीजें अभी और बची है, जैसे कंप्लाइंस प्रोसीजर बचे। कंप्लाइंस प्रोसीजर सीधी है, तो मैम एप्लीकेशन किसको करें, मेरे को अप्पा में जाना है तो डीजीआईटी। क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि डीजीआईटी को आप क्या करो, एप्लीकेशन करो। यस, क्यों इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू, ठीक है। मैम एप्लीकेशन कब तक करनी है? 1 अप्रैल, बिफोर 1 अप्रैल किसी भी ईयर में एंटर करना है अप्पा, तो एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर 1 साल पहले बता दो कि हमको एंटर करना है। और बिफोर अंडरटेकिंग द ट्रांजेक्शन, तुम्हारे ऊपर है, या तो ट्रांजेक्शन करने से पहले एप्लीकेशन ले लो, या ईयर स्टार्ट होने से पहले तुम उसको एप्लीकेशन दो कि इस फलाना फलाना ईयर के लिए आई वांट टू एंटर इनटू अप्पा। इंपॉर्टेंट क्या है मैम, ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की ये है तुम्हारी वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग ये है फीस। मैम क्यों काम का है? एमसीक्यू, चलो ये तो समझ में है। मैम पता है वो क्या करेंगे, वो देंगे Mr. X, a non-resident, has entered into an international transaction for 150 crore, but confused about the minimum fees to be paid. तो अब 150 करोड़ बोला है, तो what is the fees? इनडायरेक्टली पूछ लिया, A हो गया 10 लाख, B हो गया 15 लाख, C हो गया 20 लाख, D हो गया, उन्होंने मन से ही दे दिया, कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, जो भी होगा। तुमको क्या पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, राइट? अब उल्टा दे रहे,
The person has entered into an international transaction for 450 crore. What is the maximum amount of fees to be paid and minimum amount of fees in any case you want to enter into appa? Minimum भी पूछ रहे, maximum भी पूछ रहे. Minimum 10 lakhs and maximum 20 lakhs. मतलब वो किसी भी तरह से मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज करे तो समझ जाना, दोनों लिखना है. मैक्सिमम बोला है तो 450 क्या तुम 1000 करोड़ पे भी चले जाओगे तो तुम्हारी मैक्सिमम फीस कितनी है? 20 लाख ही तुम्हारी क्या रहेगी? मैक्सिमम फीस रहेगी. अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारे लिए फिर से क्या हो गया, ये लिमिट्स है जो तुम्हारे लिए क्या होंगी? इंपॉर्टेंट होगी. अंडरस्टूड? फिर मैम क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं अप्पा की एप्लीकेशन को कभी भी? यस, एनी टाइम बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अप्पा. आपको इच्छा है कि नहीं जाना अप्पा में तो आप विड्रॉ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं. पर क्या फीस रिफंड होगी? केस स्टडी बना दी सड़ी सी बात की 2 नंबर की. द पर्सन इज आस्किंग फॉर द रिफंड एंड एओ इज सेटिस्फाइड दैट यस वी शुड गिव द रिफंड बिकॉज द पर्सन हैज आस्क्ड फॉर विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन. मतलब पूरी भावनाएं लिख दी कि एओ भी सेटिस्फाइड, ये भी हो गया, वो भी हो गया. एक छोटी सी लाइन है कि ले लो भैया विड्रॉल. कोई टाइम लिमिट लिखी है? मैम लिखी है, आप ध्यान से देखो. टाइम लिमिट क्या लिखी है? एनी टाइम बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अप्पा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ कर दी और सामने वाला विड्रॉ करना चाहता है, एओ इज आल्सो सेटिस्फाइड कि बोथ द पार्टीज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डज नॉट एग्री. मतलब जितनी भावनाएं लिखनी थी लिख दी. बट मैम अप्पा वहां पे फाइनलाइज हो चुका है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ कर दी. तो कितना सा बात है, कब तक तुमको विड्रॉ करना है वो टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है. और दूसरी केस स्टडी बन सकती है कि भाई साहब रिफंड मांग रहे हैं, नहीं देना. तुमको 2 चीजें याद रखनी है, टाइम लिमिट और रिफंड नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड दैट? मैम इसमें अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने बोला कि अप्रूवल दे दी तो वो फाइनलाइजेशन थोड़ा मानते हैं उसकी. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तुमने एप्लीकेशन दी, ठीक है सीबीडीटी को. अब सीबीडीटी कब एंटर करेगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी. सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ चुकी है पूरी, कि अब एंटर कर जाओ. तो सीबीडीटी पहले पूरी एएलपी कंप्यूट करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेगा. हाँ, ऐसे थोड़ी ना लेते. सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कब लोगे कि इस टाइप का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इसके अकॉर्डिंग उसकी आमलेन प्राइस इतनी निकल सकती. क्योंकि ये समझो, तुम तुम्हारे हिसाब से या तो मैनर बताओगे, केस लेते तुमने बता दिया कि आमलेन प्राइस क्या होनी चाहिए. कल को जाके ये बहुत कैसा अप एंड डाउन वाले ट्रांजेक्शन है, हो सकता है आगे जाके इसकी और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में वैल्यू इससे भी ज्यादा ही आनी है. सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगा कि अपना नुकसान होगा इसमें, क्योंकि आगे जाके स्कोप दिख रहा है, इस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज्यादा है. यहाँ पे हम जो आमलेन प्राइस बता रहे हैं ना, इससे ज्यादा ही निकलेगी. तो वाई दे विल अलाउ टू एंटर इनटू द अप्पा? तो कुछ भी हो सकता है वो. अंडरस्टूड? तो अब मैं पॉइंटर्स में इसको कन्वर्ट करूँ कि हाँ मैम कुछ तो फीस है, आप विड्रॉ कर सकते हो. मैं बताऊं आईसीआई की आदत हो गई है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के क्वेश्चन पूछने की. जहां हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे आईसीआई बोलता है कि बहुत कुछ हो सकता है. तो एटलीस्ट दिमाग में एक बार ये चीजें होनी चाहिए. डन? हम ये क्या है, एक एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट भी जाती है. मतलब मैम आप बोल रहे हो ना 5 years के लिए यू वांट टू एंटर इनटू अप्पा, हमें क्या पता 5 years तुम फॉलो भी करते हो कि नहीं हमारी बातें. तो उसके लिए एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट हर बार जाती है, हर साल जाती है, विद इन 30 days ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न और 90 days ऑफ एंटरिंग इनटू अप्पा विच एवर इज अर्लियर. ये क्या लिखा है? सबसे पहले मैम हर साल कंप्लाइंस रिपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए. हर साल हमें कंप्लाइंस रिपोर्ट चाहिए, या तो चाहिए विद इन 30 days ऑफ एंटरिंग इनटू अप्पा. जैसे ही तुम अप्पा में एंटर कर जाते हो, विद इन 30 days ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर दे दो, या फिर अप्पा एंटर करते ही 90 दिन के अंदर दे दो. मैम 1 मिनट, फिर से हमको थोड़ा समझ नहीं आया. एक तो टाइम लिमिट क्या बोली? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. मैम ड्यू डेट सपोज मेरी कितनी है? सपोज 31 जुलाई मेरी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, सपोज बोल रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ से 30 days के अंदर या तो तुम क्या कर दो, कंप्लाइंस रिपोर्ट दे दो. ठीक है, या फिर मैम आपने अप्पा एंटर किया, एंटर करते से 90 days के अंदर दे दो. क्या दिक्कत है इसमें? क्या मैं ये बोलूँ ये वाली टाइम लिमिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होगी जब जैसे ही तुम अप्पा में एंटर किए हो, उसके बाद के लिए ये वाली कहानी कहाँ चलेगी? ये तो वैसे ही लेटर हो चुका है ना. क्या ये बात समझ में आई? एक चीज,
दूसरा जो हम कभी फोकस करना भूल जाएंगे वो पता है क्या है? यहाँ ड्यू डेट लिखा है, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कभी मत याद रख लेना। तो यहाँ पे ऊपर लिख के रखोगे डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, और उसको बहुत सुंदरता से क्या करोगे, क्रॉस, जिससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि स्पेसिफिकली इट इज ड्यू डेट। तो मैम रिपोर्ट कब जाएगी? हर ईयर जाएगी। मैम ये फर्स्ट ईयर की टाइम लिमिट है, ये जो आपने बोली ना इतनी सारी बातें, ये मुझे तो इतना समझ में आया, ये पहले साल में ये टाइम लिमिट है, जब आप जैसे ही अप्पा में एंटर किए, एंटर करते से ही 90 डेज या फिर आपकी ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर यू शुड गिव दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट ईयर से हमेशा यही टाइम लिमिट है। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? आगे से सिर्फ यही टाइम लिमिट रहेगा। तो ये चीजें लिख लेना चाहिए मुझे कि फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन आई एंटर इनटू अप्पा दिस टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल, एंड फ्रॉम ईयर्स ऑनवर्ड एक्चुअली यही टाइम लिमिट बची है मेरे पास, क्योंकि 90 डेज तो खत्म हो गए कब से। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद मैम क्या है, सिंपल सी बात, ये जो तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है, ये इस कंप्लाइंस रिपोर्ट का कंप्लाइंस ऑडिट चेक करेगा, पूरा चेक करेगा, कंप्लाइंसेस चेक कर रहा है, कंप्लाइंस चेक करके एक रिपोर्ट देता है। और ये रिपोर्ट कब फर्निश होती है? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिपोर्ट इज रिसीव फ्रॉम द पर्सन। तो मतलब ये कि ये मेरा बैठा है टीपीओ, तुमने लाके दी इसको ये रिपोर्ट, ये कंप्लाइंस रिपोर्ट, ये पूरा इसका ऑडिट 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 कर रहा है, ऑडिट किया, और क्या करेगा? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिपोर्ट इज रिसीव, ये रिपोर्ट तुमको ऑडिट करके दे देगा। मैम ये काम का है। टाइम लिमिट, एमसीक्यू, मैम कितनी टाइम लिमिट और कहाँ पे एंड ऑफ द मंथ है, वो भी दिमाग में रहना चाहिए। तो सबसे पहले अप्पा एंटर होता है मैक्सिमम 5 years के लिए, रोल बैक एंटर होता है 4 years के लिए। इसमें टाइम लिमिट मॉडिफिकेशन वाली है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच यू एंटर इनटू अप्पा, ठीक है। फिर मैम इसमें कंप्लाइंस, ये एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट की टाइम लिमिट है, और साथ में इसमें एक और टाइम लिमिट है कंप्लाइंस ऑडिट की रिपोर्ट देने की। ये 4 टाइम लिमिट है मेरे पास सिर्फ अप्पा के अंदर, और ये सारी टाइम लिमिट मेरी हाईलाइटेड होनी जरूरी है। अंडरस्टूड? डन? तो फाइनली कहना है इसे कि मैम अभी अप्पा खत्म हुआ, हाँ फाइनली अब भी बोल सकती हूँ कि अब अप्पा खत्म हुआ, एंड आई वाज लाइक कि मैं शायद दोनों कंप्लीट करवा पाऊंगी आज, पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज छोटे पॉइंटर्स बहुत हैं। एंड इंस्टीट्यूट का एक चीज समझ लो, क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन हमेशा 30 मार्क्स का आएगा? यस। क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ये जो पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसमें डीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन हमेशा आता है? चांसेस हैं, एक बार डीटीडब्ल्यू आएगा तो दूसरी बार ट्रांसफर प्राइसिंग ही होता है। यू कैन सी द पेपर एनालिसिस ऑल्सो जो हमने डे 1 पे किया था ना, उसमें इफ यू फाइंड ना, या तो ट्रांसफर प्राइसिंग देंगे, अगर उसका क्वेश्चन नहीं है तो डीटीडब्ल्यू, डीटीडब्ल्यू नहीं है तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग। और जब भी डीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन आएगा 2 कंट्रीज का ही आता है हमेशा, एक कंट्री का कभी नहीं आएगा। मैम ट्रांसफर प्राइसिंग में सपोज करो वो 5 मेथड नहीं आई, कप मेथड, ये ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ये सब कुछ नहीं आया, तो ये अप्पा आएगा। मैम अप्पा में क्या आएगा? केस स्टडी आएगी। तो मतलब तुम समझो कि इंपॉर्टेंट क्या ट्रांसफर प्राइसिंग में, या तो तुम्हारा सबसे पहले वो 5 मेथड, दूसरा हो गया ये तुम्हारा अप्पा, और तीसरा आने वाला है तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ले देके मोटा मोटा 3 ही चीजें हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग में, जिसको हम मेन बोलते हैं। बाकी सारे क्या है, बस मुझे टाइम लिमिट याद होनी चाहिए, मुझे उसका मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत है। तो यू शुड गो अ स्ट्रेटेजी वाइज प्रिपरेशन कि क्या वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए और क्या सिर्फ टाइम लिमिट्स याद होनी चाहिए, और बाकी अपनी लैंग्वेज में हम कर लेंगे। अंडरस्टूड? चलो, आई एम गिविंग यू 5 minutes टू राइट एवरीथिंग अबाउट अप्पा। पीछे से फीस लिखो, कंप्लायंस लिखो, फिर आगे जाओ, रिवर्स में तुम ऑर्डर में चालू करो, मैं बोलती जा रही हूँ। सबसे पहले फीस लिखो, किसको अप्लाई करोगे, और फीस, ये दोनों चीजें लिखो। एंड बिना देखे लिखो। मैम किसको अप्लाई करेंगे मीन्स?
मतलब अप्पा मुझे एंटर करना है तो मुझे, मैंने बताया था ना इन भाई साहब को आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो भाई साहब कौन है? मतलब बाइंडिंग किस पर होगा? ना एप्लीकेशन बोल रही हूँ ना, टू whom यू विल अप्लाई। जी। हाँ डन, फीस लिख ली। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट कब देनी है, टाइम लिमिट फर्स्ट ईयर की और उसके बाद की, दोनों अलग अलग लिखो। देखिए फर्स्ट ईयर की अलग, एंड उसके बाद जब जब भी कंप्लायंस रिपोर्ट दोगे तब कितनी होगी। देन ऑडिट का भी टाइम लिमिट लिखो, ऑडिट की रिपोर्ट टीपीओ कब तक देगा। कर लिया? चलो अब फाइनली सिर्फ वर्ड रोल बैक प्रोविजन की 3 कंडीशन जब नहीं मिलेगा। डन। मॉडिफाई करने के लिए टाइम लिमिट कितना है? अब सपोज करो तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया, असेसमेंट कंप्लीट हो गया, अब तुम्हें फिर से असेसमेंट करना है तो कुछ एक्सटेंडेड टाइम लिमिट देंगे ना ये तुमको। कितना देते हैं? मॉडिफिकेशन के लिए 3 महीने दिए, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट करके फिर से रीअसेसमेंट करने के लिए कितना टाइम देंगे? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने के लिए बनाए दिए थे 3 मंथ। अब तुमने तो बोला मेरा तो असेसमेंट खत्म कर लिया, सब कर लिया, फिर तुम मुझे एकदम से कॉल करके बोल रहे हो तो मुझे टाइम दो पूरा असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, वो कितना है? टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के लिए बोली थी ना एक जगह। अब मैंने 1 ईयर लिख दिया था, बट ये लोग लिखते 12 मंथ, तो मतलब हमको कोई पंगे नहीं लेना, हमको पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, पर हम लिखेंगे क्या? 12 मंथ। डन। अब उसके बाद ये सब हम बार बार कर चुके, कौन सा कि मैम बाइंडिंग किसके ऊपर है, फिर उसके बाद ये भी कर लिया कि 4 साल के लिए हम अप्पा एंटर करते, 5 साल के लिए करते हैं, रोल बैक 4 साल के लिए करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हो गई, ठीक है। अब मैं आती हूँ डायरेक्टली, अब थोड़ी छोटी मोटी पेनल्टीज हैं, उन पेनल्टी पे आते हैं। अब ये क्या लिखा है मैम, कुछ पेनल्टी बोल रहे हैं वो, ये अलग अलग सेक्शंस में लिखी है, बट मैंने एक साथ लिखी क्योंकि मुझे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये वाली अलग सेक्शन में है, ये अलग सेक्शन में है, ये अलग सेक्शन में, बस मुझे लिमिट पता होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन याद करने की कोशिश मत करना पेनल्टी में, क्योंकि पेनल्टी याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बोला मैम हम लगाएंगे जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2%, जो भी आपकी क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2% जो होगा वो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि वो आपकी पेनल्टी है। पर ऐसी गलती क्या होगी कि तुम इतनी पेनल्टी लगा रहे हो हम पे, तो वो बोल रहे हैं आपने गलती की, फेलियर, फेलियर इज व्हाट, गलती,
क्या नहीं किया आपने? मेंटेन नहीं किया इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। बोला था ना मेंटेन करके रखो, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि तुम बोल रहे हो ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यू शुड गिव अस डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। तुमने मेंटेन नहीं किया, चलो ठीक है। हमने तुमको बोला था कि ट्रांजेक्शन एक एक लिखना, जितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो सबकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यू फेल टू रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन। सपोज करो तुमने 5 इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंटर किए, तुम पता है रिपोर्ट में कितने लिख रहे हो? 4। और हमको पता चल गया कि एक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उसका 2% तुमको क्या लग जाएगा? पेनल्टी। मतलब या तो मैंने रिपोर्ट नहीं किया, या तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, मैंने मेंटेन ही नहीं की। या तो मेंटेन तो की, फेलियर टू मेंटेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन तो की लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं की। मेंटेन की इन्फॉर्मेशन या तो करेक्ट नहीं की, या फिर मैम मुझसे मांगी गई थी इन्फॉर्मेशन की, लाओ दो दो इन्फॉर्मेशन तो तुम दे ही नहीं रहे, फर्निश ही नहीं करे। मतलब सीधे बोलूं, या तो मैंने सबसे पहले अपने पास ही इन्फॉर्मेशन नहीं रखी, और रखी तो इनकरेक्ट रखी, या फिर जब मुझे बोला कि लाओ इन्फॉर्मेशन लाके तो मैं दे ही नहीं रही, या फिर इंफॉर्मेशन भी थी, सब कुछ था, और मुझे ना एक सीए की रिपोर्ट बनती है, जब सीए उसको सर्टिफाई करता है मुझे उसको लिख के देना पड़ता है मैंने कितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंटर किए। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होती है, उसमें भी मुझे ट्रांजेक्शन लिख के देने पड़ते हैं, मैं लिख ही नहीं रही हूँ, मैं छुपा रही हूँ किसी ट्रांजेक्शन को। तो कोई भी ऐसी चीज पता चल गई ना, तो 2% की पेनल्टी तो तुमको लगेगी ही लगेगी। ये सेक्शन अलग है, लेकिन तीनों में, चाहे तुम मेंटेन नहीं करो, चाहे तुम रिपोर्ट नहीं करो, या फिर इनकरेक्ट दे रहे हो, या फिर तुम दे ही नहीं रहे हो उनको इन्फॉर्मेशन, तब में पेनल्टी सेम है। ठीक है, एक पेनल्टी और आती है, एक आती है 5 लाख रुपए की पेनल्टी। 5 लाख की क्या? जब तुमको 92D में ना, 92D में कुछ डॉक्यूमेंट्स बता दिए उन्होंने कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते वक्त, और वो डॉक्यूमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन या वो डॉक्यूमेंट्स है तुम नहीं फर्निश करते हो, स्पेसिफिकली 92D के जो इंफॉर्मेशन है वो तुम नहीं दे रहे हो, तो वहां पे भी 5 लाख रुपीज की क्या लगेगी? पेनल्टी। अब मैम ये क्या है? मिस रिपोर्टिंग। मैंने बोला कि मेरा ये क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है, जबकि पता है मैम वो क्या था? आपका पर्सनल एक्सपेंस था। आप किसी चीज को, पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहे हो, मतलब आप रिपोर्टिंग ही गलत कर रहे हो, उसका नेचर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो मिस रिपोर्टिंग के केस में पॉइंट नंबर 1, एक तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, एक तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है नहीं, उसका तो 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू लगेगा। साथ ही साथ क्योंकि नेचर गलत बता रहे हो, तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो टैक्स निकलता है ना, टैक्स का 200% भी तुम्हारी पेनल्टी लगेगी। अब इसको समझना, अच्छे से समझो। देखो, मिस रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन का तो ट्रांजेक्शन वैल्यू का 2% लगेगा ही लगेगा, पर साथ में उसका जो टैक्स निकलता है उसका 200% इसलिए क्योंकि मिस रिपोर्टिंग है। मैम वो जो टैक्स निकलेगा 200%, वो 2% पे निकलेगा, या मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू? ओवरऑल ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो ओवरऑल टैक्स ट्रांजेक्शन वैल्यू। निकलेगा, हाँ, वो टैक्स का 200%। ठीक है, और यहाँ पे जो रिपोर्ट वाली थी, वो रिपोर्ट कंप्लायंस रिपोर्ट है ना? कौन सी कंप्लेंट रिपोर्ट? अप्पा की नहीं है। तुम ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन करते हो ना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, हम उसका एक ब्यौरा ना सीए के पास देते हैं, सीए सर्टिफाई करता है कि हाँ हाँ सब कुछ सही है। डोंट कंफ्यूज इट विथ अप्पा की कंप्लाइंस रिपोर्ट। नॉर्मल कंप्लाइंस रिपोर्ट पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग में दी है कि जितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए सीए सर्टिफाई करवा लेना। और वो रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो रिटर्न की ड्यू डेट के साथ साथ में वो रिपोर्ट भी फाइल होती है, ऐसा। अब उसमें तुमने कुछ मिस किया तो ये वाली पेनल्टी। अंडरस्टूड? क्या ये इंपॉर्टेंट है मैम? देखो 200% की जो आप मिस रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो ना, आगे चैप्टर आएगा ऑफेंस एंड पेनल्टी वाला, ये 200% वहां पे यूज होता है। बट जुलाई 21 में आईसीआई ने क्या किया है? पेनल्टी उनके लिए फेवरेट हो गई। एमसीक्यू में भी पेनल्टी थी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी पेनल्टी थी, और डिस्क्रिप्शन में पूछा है मिस रिपोर्टिंग किस टाइप की होती है, सारे पॉइंटर्स लिखो। और उधर एमसीक्यू में क्या पूछ के रखे? मिस रिपोर्टिंग के सारे कैलकुलेशन। तो मतलब जिस बच्चे ने सिर्फ पेनल्टी छोड़ा था उस वक्त 12 नंबर की सिर्फ पेनल्टीज ही थी। तो मतलब
मैं सीधी बात बोलती हूँ, टफ पेपर का मतलब सी कैटेगरी पे फोकस। टफ का मतलब आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं होता है, होता सब तुम्हारे बुक में से, बस वो हमने क्या किया, एबीसी का वो जो एनालिसिस करके रखा है ना, वो कंप्लीटली फेल होना है, इसलिए कवरेज करो सारा। बट सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड एक एक चीज लर्न करे, तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए बस, कि अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके आ जाए। ठीक है, डन। चलो, और एक बात बता दूं, लाइव क्लास का मतलब ये नहीं है कि तुम जितनी भी छुट्टी करोगे सबके बैकअप मिल जाएंगे, कुछ बैकअप मिलेंगे, और ये चीज मुझे दूसरों को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। ये लाइव का मतलब ये समझो, मैंने बोला 100% बैकअप मतलब भले 3 महीने नहीं आओ, 2 महीने नहीं आओ, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइव का मतलब एक लिमिटेड जेन्यून रीजन से तुम रोज सो रहे हो तो मैं तुम्हें बैकअप नहीं दूंगी। ठीक है, अब तुम जेन्यून रीजन क्रिएट मत करना कि मैम बीमार हो गए थे जबकि बीमार भी नहीं हो। ठीक है, एक लिमिटेड है 10%, बस 10% की क्लासेस तुमको मिल जाएगी, नहीं तो फिर जी ड्राइव में यू हैव टू गेट कन्वर्टेड, कि फिर जी ड्राइव ही देखना, फिर लाइव अटेंड नहीं होगा। ठीक है, मुझे ये क्लैरिफाई करना दिख रहा है कि मिस इंटरप्रिटेशन जा रहा है यहाँ पे। चलो, अभी प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट से पहले, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, मैं तुमको ये वाला टॉपिक करवा सकती हूँ, नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया का मतलब क्या है, कुछ ऐसे एरिया जो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हमने भी क्या किया, इंडिया भी कंट्री वाइज क्या करती है, एग्रीमेंट करती है कि तुम्हारे यहाँ से कोई गड़बड़ हुई हम तुमको हेल्प करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे यहाँ से कोई गड़बड़ हुई तो तुम अपने इधर से क्या कर देना, हमको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे जब हमारा स्विस बैंक वाली सिस्टम था, बहुत वहां पे अकाउंट थे, अच्छे अच्छे अकाउंट थे। ठीक है, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ऐसे केस में कुछ कुछ ऐसे एरियाज को उन्होंने बहुत पहले नोटिफाई किया था कि ये हो गए हमारे नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। मतलब इनके साथ अगर तुमने ट्रांजैक्शन किया, भले ही तुम एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं हो, यू आर नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज, हम तो मान लेंगे कि एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन और वो इंटरनेशनल ही है। मतलब जबरदस्ती जिसको बोलते हैं ना कि चिपका देना कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ है। और तुमको मैंने डे 1 पे सिखाया था 3% का बेंचमार्क, नहीं मिलेगा, कोई बेंचमार्क नहीं है। मतलब स्ट्रिक्ट है यहाँ पे कि इसके साथ तुमने ट्रांजैक्शन किया, ये मेरा रिलेटिव नहीं है, हम बोल रहे ना रिलेटिव है बस। मतलब तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमको बताया जाएगा कि वो तुम्हारा रिलेटिव है। चलो रिलेटिव है, लेकिन देखो ना, ये तुमने बस एक एरिया स्पेसिफाई किया, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, हमने बोला है ना ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तुम्हारे एसोसिएट के साथ है, और यहाँ पे कोई 3% 1% का बेंचमार्क नहीं है। सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट ये 3% वाला। सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट दिस 3% 1% वाला बेंचमार्क। ठीक है मैम, टीडीएस काटना है, जब हम पेमेंट करते हैं किसी नॉन रेसिडेंट को, हमको टीडीएस काटना होता है। इसका मैक्सिमम तुमको 30% काटना पड़ेगा, या फिर कोई हायर रेट स्पेसिफाइड है स्पेसिफिकली तो वो हायर रेट ही कटेगा। मतलब 5% नो। मैम 5 लिख के रखा है प्रोविजन में कि जब हम किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं 5% टीडीएस डिडक्ट करना है। नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया है तो द रेट स्पेसिफाइड और 30% विच एवर इज हायर। तो नोटिफाइड तो मैम 5% लिखा है, और आगे क्या लिखा था, 30% विच एवर इज हायर। अंडरस्टूड, तो हायर ही रहेगा। ठीक है, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा अगर उधर से इनकम आती है, सामने वाला तुमको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हें बताना पड़ेगा। मतलब मुझे बताना है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नहीं वो बोल रहा है मुझे किसी और से सोर्स मिला है, मुझे कहीं और से इनकम है, तो तुम्हें उसके सोर्स की इनकम भी बतानी पड़ेगी। मतलब सीधे बोल दो ना कि वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं करना है, समझ रहे हो। तुम सीधे नहीं बोल रहे, तुम उसका सोर्स बताओ, फिर उसके सोर्स का सोर्स बताओ, नहीं बता पाए हम सोर्स का सोर्स तो मान लेंगे वो तुम्हारी टोटल इनकम। तो इन शॉर्ट, लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू अवॉइड, मत करो एनजेए से ट्रांजेक्शन। अंडरस्टूड। चलो, क्या लिखा है,
section 94A. Today you will get this PDF, okay? अब 94A क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कंट्री या टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज नोटिफाई टेरिटरी कंट्री की किसको हम नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया बोलेंगे. अगर एसएससी एंटर करता है ऐसे किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन में, क्या ये मान लिया हमने, लो मान लिया हमने तुम एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है मैम, लो मान लिया हमने कि तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, हम 3% का टॉलरेंस बैंड नहीं देते लेकिन सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है. फिर इसको भी नहीं किया. टीडीएस कितना, कम से कम 30% या फिर जो हायर रेट स्पेसिफाइड है उतना काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, मिनिमम. मिनिमम था 30, अगर रेट ज्यादा लिखा है तो फिर रेट ज्यादा लो, ठीक है. फिर तुमको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी सामने वाले के सोर्स ऑफ फंड की. अगर तुम नहीं दे पाते हो एक्सप्लेनेशन तो वो तुम्हारी इनकम है. क्या यही बातें की अभी अपन ने इतनी सारी, वही लिखा है. फिर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी तुमको सबमिट करने पड़ेंगे. कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करो कि हमने ये सारी क्या किए, एनजे से क्या किए, सारे के सारे ट्रांजेक्शन किए, कंपल्सरी है. हाँ विनय पूछो. मैम इसमें जो टीडीएस का ये मिनिमम 30%, जैसे नॉन रेजिडेंट की पेमेंट पे हमें सेस एंड सरचार्ज भी ऐड करना होता है, तो इसमें वो तो ऐड होगा. तो सिर्फ टीडीएस का रेट दिया है, ठीक है. तो अब ये कितना हो गया, खत्म, कि ये एनजे में ये सब तो तुमको करना ही पड़ता है. अब पता है क्वेश्चन है क्या इस पे, बिल्कुल है. तुमको बोल भी देंगे एनजे के साथ ट्रांजेक्शन्स करना है, और क्वेश्चन कैसे होगा, सेम ये कि वहां पे बोल रहा है, एओ बोल रहा है कि 3% का टॉलरेंस बैंड हम नहीं देंगे बल्कि सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करेंगे. सही है या नहीं है? तो ये जितने पॉइंटर्स है ना, ये पॉइंटर्स के बेस पे ही सारे क्वेश्चन है. ये जितने पॉइंटर है एज इट इज यही पॉइंटर्स तुमसे क्वेश्चन में पूछे जाते. अंडरस्टूड? तो अब ये हो गया हमारा एनजे. अब छोड़ती हूँ आज के लिए और सब लोग को थोड़ा बताती हूँ कि लाइफ का मतलब क्या है, ठीक है. चलो, तो एनी डाउट टिल नाउ? कल हमारा ये ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म हो जाएगा. मैम एक था जिससे जो एपीए के लिए हमारे 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स है ना, तो हम उसका स्पेसिफिक कॉन्सिक्यूटिव क्यों लिखा है मैम? स्पेसिफिक वहाँ पे जो एपीए के लिए 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स है ना, क्योंकि देखो लेना है तो 5 इयर्स का लो, ठीक है, लेना है 4 इयर्स का लो, पर ऐसे चॉइस नहीं कि मुझे आगे फ्यूचर्स के 5 इयर्स नहीं चाहिए, मुझे एक वो 2024 दे दो, एक 2026 दे दो, ये दो फिर लेना है तो फिर इकट्ठे सारे इयर्स के ले लो. ऐसा 4 भी ले रहे हो तो 4 कंसेक्यूटिव ईयर होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आज एक 2022 का दे दो फिर 24 का दे दो, एक साल बीच में छोड़ दो, ऐसे नहीं. तलंग से 4 इयर्स होते हैं, चॉइस नहीं, ठीक है. यस दारुल ऑल इज वेल, ठीक है. चलो, कल सबसे पहले 7 o'clock को 10 मिनट का पूरा रिकॉल सेशन, एंड देन उसके बाद ये कल खत्म हो जाएगा. और अच्छे से प्रिपेयर करके रखना इसको, क्योंकि कल तुम लोग क्वेश्चंस एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करके रखोगे. देख के मत रखना, सही में ये सोचना कि एग्जाम में कर रहे हैं तो ही मजा आएगा, ठीक है. तो बी रेडी फॉर टुमारो.